जब एक घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप का सपना होता है कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी एक अच्छे घराने में करके उसका घर बसाएंगे और ऐसे घराने में करेंगे जहाँ पर वो हमेशा खुश दिखे। लेकिन आज की ये कहानी जस्ट उसके विपरीत है, क्योंकि आज की कहानी में ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, वो भी इस कदर उजाड़ा कि अब वो दोबारा कभी बस ही नहीं सकता। ये कहानी सच्ची है, जो कि आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। लेकिन 7 साल बाद इस कहानी को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये घटना हुई, जब ये वारदात हुआ तो जयपुर हिल गया पूरी तरह से। राजस्थान का जयपुर, हर जगह इस चर्चा होने लगी इस वारदात की, इस अंजाम की। हर कोई ये सोचने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी, जांच पड़ताल में कोई चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी। लेकिन जब सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, पुख्ता सबूत सामने आए, तो हर किसी की आंखें चौंधिया गई, दिल दहल गया लोगों का। आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है जयपुर की और आज से तकरीबन 7 साल पहले, यानी कि 2017 की घटना है। सुबह के 8 बज रहे थे और एक घर में बिल बजती है। जब बिल बजती है तो अंदर से एक लड़की आती है, वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद 3 लोग अंदर घर के जाते हैं और तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद अंदर से फायरिंग की आवाज़ आती है। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आती है, अगल बगल आस पास पड़ोस के लोग दौड़ के उस घर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर से एक लड़की को घसीट कर बाहर 3 लोग लेकर आ रहे हैं। लोग दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो उस लड़की को वहीं पटक कर फरार हो जाते हैं। वहाँ पर एक कार होती है, कार में बैठ के फरार हो जाते हैं। ये जब घटना होती है तो आसपास पड़ोस के लोग जब घर में जाकर देखते हैं तो उस लड़की का जो पति होता है वो मर चुका था, क्योंकि उसको सीने पे, पैर पे, गर्दन पे गोलियां लग चुकी थी और मौका वारदात पे उसकी मौत हो चुकी थी। जब ये घटना हुई तो वो पूरी कॉलोनी पूरी तरह से दहशत में आ गई और फिर हर कोई जानने की कोशिश करने लगा कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इनका इस परिवार के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से वो परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था। अब चलिए इस कहानी की एक एक पहलू को जानते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले की ये घटना है, लेकिन अगर हम उससे पहले जाएं तो राजस्थान के जयपुर में एक कॉलोनी का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है और उस परिवार में जो भी लोग बचे हैं उनकी अस्मिता पे प्रभाव पड़ सकता है। उस कॉलोनी में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे विजय कुमार। विजय कुमार की एक बेटी दिव्या और एक बेटा राकेश और उनकी पत्नी रानी। बस ये 4 लोगों का परिवार था, इसके अलावा कोई नहीं था। उन्हीं के बगल में एक दूसरा परिवार रहता था जिसमें सिर्फ माँ और बेटे रहते थे। उन माँ बेटों में माँ का नाम शशिकला था और बेटे का नाम राहुल था। ये 2 परिवार एक ही कॉलोनी में आसपास में रहते थे और इनके आपसी रिश्ते भी काफ़ी खूबसूरत थे। ये लोग आपस में मिलते जुलते थे, सारी चीज़ अच्छी चल रही थी। अब यहाँ पर जो राकेश था और राहुल था, इनकी उम्र लगभग बराबर थी, जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, इधर उधर जाते थे। फिर ये पहुँचे इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद ये ग्रेजुएशन में पहुँच गए। अब ग्रेजुएशन में जाने के बाद तीनों 3 जगह से पढ़ाई किए, यानी कि जो दिव्या थी वो अलग कॉलेज में थी, राकेश अलग कॉलेज में था और राहुल अलग कॉलेज में था। लेकिन इनकी मित्रता अच्छी थी, जिसकी वजह से ये आपस में मिला करते थे। अब उसी दौरान हुआ कुछ यूँ कि दिव्या और राहुल के बीच में आँख मिचौली चलने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन ये बात भी बड़े अच्छे से जानते थे कि दोनों गैर जाति के हैं और दूसरी बात पड़ोस के हैं, इसलिए शायद इनका रिश्ता आगे ना बढ़ पाए। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। ये अपने रिलेशनशिप में आ गए। दोनों अलग अलग कॉलेज में भले ही पढ़ते थे, लेकिन वक्त निकाल कर एक दूसरे से मिल लेते थे, वक्त निकाल कर मिलते भी थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। ये इसी तरह करके चीज़ें आगे बढ़ रही थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर दिव्या और राहुल दोनों ने आपस में ये संयुक्ति बनाई कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब जब शादी की बात आगे बढ़ने लगी तो दिव्या को ये बात पता थी कि शादी हम करेंगे तो हमारे जो पिता हैं वो मानेंगे नहीं। ये चीज़ अच्छे से पता थी, क्योंकि विजय जो थे वो
सैनिक से रिटायरमेंट थे और बड़े ही सख्त इंसान थे, यानी कि दिव्या के पापा। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल ने बोला कि एक काम करते हैं, चलो मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं, लेकिन ये बात किसी को बताएंगे नहीं, कम से कम हमारी ये बात किसी को बताएंगे नहीं, एटलीस्ट हमारी शादी हो जानी चाहिए। यही सोचकर दोनों जो है आर्य समाज में जाकर गुप्त तरीके से शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है दोनों की। होने के बाद ये तकरीबन 3 साल तक दोनों अपने अपने परिवार में इस बात को उजागर ही नहीं होने देते कि दोनों ने शादी कर ली है। 3 साल के बाद फिर जो राहुल होता है वो अपनी माँ के साथ अपना घर शिफ्ट कर देता है, यानी कि जो वो पड़ोस में रहता था अब वो दूसरी कॉलोनी में जाकर रहने लगता है। इसके बाद दिव्या कहती है कि अब हमें भी आपके साथ ही रहना है। तो राहुल कहता है कि हिम्मत जुटाओ और अपने परिवार वालों से बात कर लो। यही सोचकर दिव्या हिम्मत जुटाती है और अपने माता पिता यानी कि रानी देवी और विजय कुमार से ये बात कहती है, अपनी पूरी आपबीती बताती है। और जैसे ही उनको पता चलता है वो आग बबूला हो जाता है। विजय कुमार, रानी देवी और राकेश तीनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ जाने लगते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि हम ऐसी शादी को नहीं मानते और ये रिश्ता तुम तोड़ दो। दिव्या ये चीज़ समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप या उसका भाई उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो उनकी गैर मंजूरी से उस घर से बाहर निकल जाती है और सीधे राहुल के घर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर राहुल से सारी बात बताती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अपना घर छोड़कर वापस आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर राहुल भी सहमति दे देता है, बोलता है ठीक है, तुम तो मेरी पत्नी हो ही, मैंने तुमको 3 साल पहले ही अपनी पत्नी मान लिया था, हमने शादी भी कर ली है, इसलिए चलो अब तुम हमारे साथ ही रहो। अब जो राहुल की माँ होती है वो भी इस चीज को स्वीकार कर लेती है और दिव्या को अपनी बहू मान लेती है। इधर जो विजय और विजय की पत्नी रानी देवी और विजय का बेटा राकेश, ये तीनों अंदर ही अंदर खौल रहे थे, क्योंकि उनको हमेशा से ये चीज लगने लगी कि उन्हीं की बेटी ने उनकी गैर मंजूरी से ही चीजें की, उनके खिलाफ जाकर उसने शादी की और अब वो उनके खिलाफ जाकर उनसे दूर रहने लगी है। राकेश को ये चीज बहुत बुरी लग रही थी। वो अंदर ही अंदर खोल रहा था कि उसी का दोस्त उसी की बहन के साथ उसने ऐसा किया। अब इनके मन में भड़ास थी इस चीज को लेकर कि हमें बदला लेना है। ये दिव्या से फोन पे बात करके उसके ऊपर दबाव बनाते थे, ये चीज कहते थे कि अभी भी वक्त है, रिश्ता खत्म करके तुम वापस चली आओ, सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन दिव्या मानने के लिए तैयार नहीं होती थी और ये सिलसिला चलते चलते लगभग 2 से ढाई साल हो चुके थे। दिव्या का अपने परिवार से यानी कि विजय कुमार, रानी देवी, राकेश, इनसे लगभग कनेक्शन खत्म हो चुका था। इनसे लगभग वो बात करना बंद कर चुकी थी और जब 2 से ढाई साल हो चुके थे तो काफी ये लंबा वक्त होता है। और इसी दौरान एक खुशखबरी आती है कि दिव्या अब माँ बनने वाली है, यानी कि अब वो गर्भवती है। और जब ये आती है सूचना तो इसके बाद दिव्या को लगता है कि माँ को ये बात बतानी चाहिए। दिव्या अपनी माँ रानी देवी को ये बात बताती है। उन्हें जब पता चलता है तो वो भी खुश होती है और वो कहती है कि ठीक है, अब हम तुम्हारे टच में रहेंगे। और जैसे ही दिव्या गर्भवती होती है उसके बाद वो अपनी माँ रानी देवी से फोन पे बात करना शुरू कर देती है और उसे ये उम्मीद होती है कि शायद इस नए मेहमान के आने के बाद हमारे और उनके परिवार के बीच में जो तनातनी है, जो इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें हो सकता है सही हो जाए। इसी उम्मीद में थी और अब दिव्या 6 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा टाइम आता है 2017, यानी आज से तकरीबन 7 साल पहले, दिव्या के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में 4 शख्स होते हैं। पहला दिव्या के पिता विजय कुमार और स्टीयरिंग पे होता है एक अनजान व्यक्ति। पीछे बैठी होती है रानी देवी और उसके बगल में बैठा होता है एक अनजान व्यक्ति, यानी कि टोटल 4 लोग। उसमें से जो कार चलाकर लेकर आता है वो कार पे ही बैठा रहता है, स्टीयरिंग पे ही। और 3 लोग यानी कि विजय कुमार और रानी देवी और साथ ही साथ वो अनजान व्यक्ति, ये 3 लोग पहुंचते हैं दिव्या के घर और डोल बेल बजाते हैं। जब घंटी बजती है घर की तो दिव्या आकर दरवाजा खोलती है और देखती है तो उसके माँ बाप सामने खड़े हैं। वो देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोल पड़ती है कि अरे पापा, आज आप यहाँ कैसे आ गए? आपको मेरी याद कैसे आ गई? दिव्या की ये बात सुनकर उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर हो तो तुम मेरी ही संतान ना, हो तो मेरा ही खून ना, हो तो मेरी ही सारी चीजें ना, इसलिए
हमें लगता है कि अब गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ चुका है। हम अपने काम से जा रहे थे, बीच में तुम्हारा घर पड़ा। हमने कहा चलो अपनी बिटिया से मिल लेते हैं और कुछ गिले शिकवे हैं उन्हें दूर भी कर लेते हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका है और अब तुम गर्भवती हो तो चीज़ें सही होनी चाहिए। बगल में ही रानी देवी खड़ी होती है। दिव्या कहती है, माँ आप इतनी शांत क्यों हो? आप भी कुछ बोलो ना। तो माँ कहती है कि क्या बोलूँ, बस तुझे देखना था, इतने दिनों से तुझे देखा नहीं था, आज देख के मन भर गया मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दिव्या पूछती है कि तीसरा इंसान कौन है? तो विजय कुमार बताते हैं ये हमारे परिचित हैं, ये भी जा रहे थे तो हमने कहा चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, आपको अपनी बिटिया का घर दिखा लाते हैं। दिव्या कहती है कि क्या सारी बातें आप बाहर ही करेंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे पापा मम्मी? वो कहते हैं क्यों नहीं बेटा, तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। फिर वो उनको घर के अंदर लिविंग रूम में लेकर जाती है। दिव्या उनको अंदर लेकर जाती है लिविंग रूम में और वहाँ पर बैठाती है, चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगती है। तभी दिव्या के पिता विजय कुमार पूछते हैं कि दामाद जी कहाँ हैं? तो दिव्या कहती है कि वो सो रहे हैं, रुकिए मैं उनको जगा कर लाती हूँ। वो जाती है दिव्या और राहुल को कहती है कि उठो, मम्मी पापा आए हैं, सारे गिले शिकवे दूर करने आए हैं और अब काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाएंगी। ये सुनकर चौंक कर राहुल उठता है और उठने के बाद वो पहले समझ नहीं पाता, लेकिन उसे भी लगता है कि अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तुरंत उठता है, मुंह धुलता है। मुंह धुलने के बाद वो सीधे जो है लिविंग रूम में पहुंचता है। वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके सास ससुर और एक अनजान व्यक्ति वहाँ पर बैठे होते हैं। वो जाने के बाद कहता है, अरे मम्मी पापा आप लोग आज भटक के इधर कहाँ से आ गए? तो वो लोग हंसकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि हम लोग जा रहे थे अपने काम से, हमें लगा कि दिव्या का घर बीच में पड़ता है तो मिलते जाएं, आखिर अपनी बेटी है और इस वक्त वो गर्भवती भी है, तो अब गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ चुका है। कब तक इंसान एक दूसरे से नाराज होकर रहेगा। ये बात सुनकर राहुल को भी थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो पूछता है कि ये अनजान व्यक्ति के बारे में कि ये कौन है? तो विजय कुमार बताते हैं कि ये हमारे परिचित हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे थे, हमने कहा आप भी हमारे साथ चलिए, आइए चलिए आपको अपनी बेटी का घर दिखाते हैं और अपने दामाद से मिलवाते हैं। राहुल कहता है चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर विजय कुमार कहते हैं कि देखो यार बेटा, ऐसा है कि दिव्या इस समय गर्भवती है और इस वक्त उसे मायके में होना चाहिए, अपने पीहर में होना चाहिए, वहाँ रहेगी, इसका ख्याल रखेंगे, आराम करेगी, फिर इसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। इस बात पर राहुल बोलता है कि नहीं, यहाँ पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से यहाँ पर रह रही है। तभी दिव्या आती है और वो भी यही बात कहती है कि पापा हमको कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगी जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, मतलब जब तक मैं माँ नहीं बन जाती तब तक मुझे कहीं नहीं जाना है। ये बात विजय कुमार सुनते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और इसके बाद वो आंखों से विजय कुमार इशारा करता है अपने उस अनजान व्यक्ति को, और जैसे इशारा करता है वो आदमी तुरंत पिस्टल निकालता है और निकालने के बाद कंटिन्यू फायरिंग कर देता है राहुल कुमार के ऊपर। 3 गोलियां मारता है, मतलब कई गोलियां मारता है लेकिन 3 गोलियां सीधे लगती हैं शरीर पे, जिसमें एक गोली सीने पे लगती है, एक गर्दन पे लगती है और एक टांगों पे लगती है। राहुल वहीं पे छटपटा कर गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। दिव्या कुछ समझ पाती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दिव्या बोलती है कि मम्मी पापा आपने क्या किया, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, आपने मेरा घर उजाड़ दिया, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। दिव्या ये बोल ही रही थी कि दिव्या के माँ बाप दिव्या को पकड़कर वहां से घसीटने लगते हैं और जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश करते हैं। दिव्या चिल्लाने लगती है और गोली की आवाज़ सुनकर आसपास पड़ोस के लोग भागकर आने लगते हैं। जब वो देखते हैं तो दिव्या के माँ बाप दिव्या को घसीट कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन भीड़ जुटने की वजह से और ज़्यादा लोगों के आने की वजह से दिव्या के माँ बाप समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने देरी की तो वो फिर पकड़े जाएंगे। इसलिए वो दिव्या को उठाकर वहीं पटक कर वहाँ से चले जाते हैं। दिव्या किसी तरह खुद को संभालती है और ये होने के बाद जो दिव्या की सास होती हैं, यानी कि राहुल की माँ, वो अंदर ही दूसरे रूम में रहती हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। फिर वो दौड़ के आती हैं, देखती हैं तो स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। फिर हॉस्पिटल जाते हैं सारे लोग,
पुलिस आती है और इसके बाद छानबीन शुरू होती है और पुलिस विजय कुमार और रानी देवी के पीछे और प्लस वो जो 2 शख्स आए थे उनके साथ, उनको लेकर जगह जगह तफ्तीश करती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद विजय कुमार और रानी देवी की गिरफ्तारी होती है। उनसे पहले राकेश की गिरफ्तारी होती है। राकेश से जब पुलिस पूछताछ करती है तो राकेश स्वीकार करता है कि हाँ, उसे भी पता है ये मर्डर वाली कहानी और उसके माँ बाप मर्डर करने के बाद राकेश के पास आए थे और बोले थे कि राहुल का काम तमाम हो चुका है। राकेश खुद चाहता था कि राहुल रास्ते से हट जाए। उसे हमेशा से इस चीज़ की जलन थी कि मेरा दोस्त होकर उसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए इस मामले को लेकर, क्योंकि ये उस वक्त की बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत बड़ी ऑनर किलिंग की घटना थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ एक इंसान को और गिरफ्तार किया जिसको विजय कुमार ने लगभग आज से करीबन 6 महीने पहले 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी, ये बोलकर कि वो राहुल को रास्ते से हटा दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद उन्होंने ये 2 शूटर हायर किए थे। ये अलग अलग शूटर थे जिन्हें इन्होंने 2 लाख रुपए में हायर किया था, यानी कि 1-1 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। और राहुल का मर्डर करने के बाद ये लोग कार से भागते हैं और रास्ते में ही दोनों शूटरों को वहाँ पे उतार देते हैं विजय कुमार, और फिर वो लोग टेम्पो पकड़ के कहीं और चले जाते हैं और ये देश के अलग अलग जगहों पे जाकर छिपने लगते हैं, जिससे पुलिस को इनकी तलाश करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन जब तलाश पूरी हो जाती है, सब लोग मिल जाते हैं और जब सब लोग अपनी अपनी जो इन्होंने वारदात किया था उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब हर कोई चौंक जाता है, हर किसी का दिल दहल जाता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि एक माँ बाप अपनी ही बेटी का घर उजाड़ कर रख दिया। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। बेटी ने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की, माँ बाप के खिलाफ जाकर रहना शुरू किया। उसका अंजाम उसे ये भुगतना पड़ा कि तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद उसी के माँ बाप ने उसके सुहाग की हत्या कर दी और उसे हमेशा के लिए विधवा बना दिया। और एक बार भी इस बात को लिए नहीं सोचा कि वो 6 महीने की गर्भवती है। उसे घसीट कर लेकर आए, उसे उठाकर पटक दिए, इसके बाद वो चले गए। ये 2017 की सबसे बड़ी ऑनर किलिंग थी जयपुर सिटी की, जो मैंने आपके साथ साझा की। अब इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, किसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती थी, ये आप कमेंट में बताइए। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।